Today I will deliver my lecture on equation of motion and Newton's law of motion. So first of all हम लोग देखते हैं equation of motions. Equation of motion. देखिए मान लिया let a body is moving with इनिशियल वेलोसिटी u, तो u क्या है हम लोगों की इनिशियल वेलोसिटी। आफ्टर कवरिंग s डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया, इट्स वेलोसिटी बिकम्स v। सो व्हाट इज v? v इज फाइनल वेलोसिटी, ओके। एंड t is the time, after time t। तो देखिए ये एज्यूम कर लिया कि let a body is moving with initial velocity u after covering distance s after time t, final velocity of particle becomes v। ये एज्यूम कर लिया। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो एक्सीलरेशन मेरा हुआ डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल u की फाइनल v होगी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? v माइनस u। ये हम लोग का होगा v माइनस u अपॉन t। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो v माइनस u इक्वल टू at। तो इस तरीके से ये हो गया v इक्वल टू u प्लस at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन वन डायरेक्शन। तो इसमें क्या है कि बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन है, t क्या है? टाइम है, और v है इसका final velocity. A is the positive expression, velocity is increasing. So in case there is retardation, velocity is decreasing. In that condition, minus a will be here in place of a. Okay, this is the first equation of motion. तो equation of motion हमारे तीन होते हैं। पहला तो ये v इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड हमारा है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हैज बीन प्रूव्ड, दैट इज टू v इक्वल टू u प्लस at। नाउ वी विल स्टार्ट टू प्रूव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन इज टू इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी हम लोग न्यूटन लॉ बताएंगे, पुली के क्वेश्चन बताएंगे, प्रोजेक्टाइल आप देख चुके हो। इन सभी में इक्वेशन ऑफ मोशन आर टू इंपॉर्टेंट। अब देखिए सेकंड इक्वेशन हमारा है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की u है, फाइनल v है, तो डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल ये हमारा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, अब एवरेज वेलोसिटी क्या हुई? इनिशियल u है, फाइनल v है, तो एवरेज हमारी हो जाएगी u प्लस v अपॉन 2 इनटू टाइम t है, दैट इज 1/2 u v इक्वल टू u प्लस at अभी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा आएगा 1/t, t का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा अंदर क्या आएगा u 2u, तो 2ut प्लस 80 इंटू t दैट इज 80 स्क्वायर। तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन विच u इज द इनिशियल वेलोसिटी, t is the time, a is the acceleration, and s is the distance covered by the particle during time period t. Okay. Now, third equation of motion, ये हम लोग का है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारा था v इक्वल टू u प्लस at। तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड v स्क्वायर ये हम लोग का हो जाएगा u प्लस at का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो u स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2u at और प्लस b स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर। क्लियर? नाउ b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, टेक आउट 2a एज कॉमन है, तो 2a कॉमन लेंगे, 2a से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ हम लोग को बचेगा ut प्लस हाफ a स्क्वायर, यानी कि ये बचेगा at स्क्वायर। ओके, सो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? s। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस
2as. इसमें क्या है? u the initial velocity of the particle, b the final velocity, s distance covered by the particle, and a the positive acceleration. In these equations, it is assumed that velocity of the particle is increasing. In case if there is retardation, if velocity is decreasing, then we will take minus a in place of a. Okay. Now एक स्पेशल इक्वेशन है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth टाइम या tth सेकंड, स्पेशल सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल स्पेशल सेकंड, मैंने कहा find out the velocity covered by the particle in tth second, in fifth second, sixth second, in particular time. तो distance traveled in particular, for example tth second, तो क्या होगा? distance traveled in t second minus distance traveled in t minus 1 second. इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? particular second में आ जाएगी distance traveled by the particle in a special second. It may be calculated by subtracting st minus s t minus 1. सपोज करिए मैंने कहा 9 सेकंड में निकालना है, तो क्या करेंगे? 10 सेकंड से 9 में घटा देंगे, तो t और t माइनस 1. तो st अभी हम लोगों ने प्रूव किया था ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन t माइनस 1 सेकंड, तो ut यानी u t की जगह हम लगाएंगे t माइनस 1 प्लस हाफ at स्क्वायर, a t माइनस 1 का होल स्क्वायर. अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. लेट अस सी हियर. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन tth सेकंड. ओके, तो ये हम लोग का है ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ओके, माइनस इस तरह के मैं सॉल्व करूंगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा ut. क्लियर? माइनस u हो गया, फिर बाद में क्या है? प्लस हाफ प्लस हाफ a, तो ब्रैकेट में आपका t माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2t. इसको सॉल्व करते हैं पूरा, तो आएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो जाएगा माइनस का ut, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा मेरा u, यहाँ होगा हाफ at स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हाफ at स्क्वायर, तो आपका आएगा हाफ a प्लस का आएगा माइनस आएगा, तो माइनस का हाफ a, यहाँ 2 2 कट जाएगा आपका, तो माइनस का आएगा आपका 80, माइनस हाफ प्लस का हो जाएगा 80. क्लियर? क्यों? देखिए ut ut कैंसिल आउट. नाउ लेट अस सी हियर. अभी हम लोग का क्या बचेगा? ये रहा u. ओके, हाफ at स्क्वायर प्लस माइनस a भी कैंसिल हो गया, u तो आपका है प्लस 80 माइनस 1/2 80 बचा है. तो ये क्या होगा? u प्लस एक आउट a अपॉन 2x कॉमन, a अपॉन 2 कॉमन लेंगे तो इसे डिवाइड करेंगे, a कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 2t माइनस, और डिवाइड कट गया. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन tth सेकंड, ये आएगी u प्लस a अपॉन 2t माइनस 1. सपोज करें आपसे पूछे फाइंड आउट द वेलोसिटी ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 10th सेकंड, तो t का मान 10 आएंगे, इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन दिया रहेगा. तो दिस इज the equation of motion which is derived from second equation of motion, that is x equal to u plus half at square. अब इसके बाद में सपोज करिए इसी से आपका आता है एक पार्टिकल इज थ्रोन इन अपर डायरेक्शन, तो उस केस में क्या होगा? माइनस जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ काम करेगा? अगेंस्ट प्लस जी. और सपोज करिए कि पार्टिकल फालिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, प्लस जी रहेगा, तो उस मोशन को हम लोग बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी. मोशन अंडर ग्रेविटी. ओके, अभी हम लोगों ने पास में क्या था कि पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, ये वन थिंग था. ठीक है, तो सपोज करिए अभी इसमें क्या पार्टिकल मूविंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, एक पार्टिकल मूव थ्रोन अप वर्टिकल डायरेक्शन, तो यहाँ का रहेगा माइनस जी. एक पार्टिकल फालिंग फ्रीली, इसमें क्या करूँगा? प्लस जी. तो एक पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्सिस, पार्टिकल है perpendicular axis to the horizontal, then motion will be under gravity. तो उस केस में पहला तो ये है कि whenever particle is thrown with initial velocity u in upward direction, तो
तो इसमें देखिए जो v इक्वल टू u प्लस at था वो हो जाएगा v इक्वल टू u माइनस gt हो जाएगा। s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt प्लस हाफ at स्क्वायर था, जहां पर हॉरिजॉन्टल में s था डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, वो वर्टिकल हाइट में बदल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये है मोशन अंडर ग्रेविटी व्हेनेवर अ पार्टिकल इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन। सपोज करिएगा पार्टिकल इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, पार्टिकल इज कमिंग टुवर्ड्स अर्थ, उस केस में क्या होगा प्लस ही रहेगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, और आपका फिर पहला हो जाएगा v इक्वल टू u प्लस gt। ये तीसरा हो गया। सेकंड आपका रहेगा h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो उस केस में फर्स्ट रहेगा v इक्वल टू u प्लस gt, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेनेवर पार्टिकल इज फ्रीलिंग टुवर्ड्स अर्थ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और थर्ड हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। और स्पेशल सेकंड में जो डिस्टेंस चलेगा t सेकंड में, वो आपका हो जाएगा u प्लस g अपॉन 2t माइनस 1। तो इस केस में जब ऊपर जा रहा है तो जस्ट हाइट यानी वर्टिकल हाइट या वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन t सेकंड, ये हो जाएगा u माइनस g अपॉन 2t माइनस 1। ओके, आई विल गिव यू डिटेल्स यूज ऑफ दीज इक्वेशंस इन न्यूमेरिकल सेशन। अभी हम लोग अब आगे चलते हैं, ये तो है इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमारा लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ओके, देखिए ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आप लोग जानते हैं कि देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन। फर्स्ट लॉ कर दीजिए, फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले हम लोग पता होना चाहिए व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया होता है, इसको हिंदी बोलते हैं जब टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट नॉट टू चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो एक और उदाहरण कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ये किसने बताया था? गैलीलियो ने। किसने बताया था? गैलीलियो। गैलीलियो हैज गिवन न्यूटन फर्स्ट लॉ and named as law of inertia. So what is inertia? Inertia है tendency of any object not to change its position of rest or motion. अब देखिए types of inertia. Inertia कितने टाइप का होता है? ये 3 टाइप का है। Inertia of rest, फिर दूसरा हमारा है inertia of motion, फिर तीसरा हमारा है inertia of direction। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो तीनों को एक करके डिस्कस करते हैं। पहले देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका मतलब होता है कि इनएबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट नॉट टू चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। ओके, द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट नॉट टू चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ, ये कहलाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फॉर एग्जांपल आप देखिए, सपोज करिए पैसेंजर्स आर इन एनी बस, सडनली बस स्टार्ट, what happens? You may see the passenger moves in backward direction. Why it happens like so? Whenever bus starts, lower portion of the body of the passenger that comes in contact, which are contact in bus, as soon as bus start comes into motion, so then what happens? Lower portion of the body comes into motion, but upper portion of the body remains in rest. So due to there is rest motion in the body of the passenger, so passengers feel some jerk in backward direction. और दूसरा आप देख सकते हैं, इसको करिएगा, whenever a ball hits the glass window, एक glass window जैसी आइटर है, whenever bullet fire from the gun, it gone through the glass window, it makes a small hole. Why it is so? इसका रीजन यही है, it is also based on inertia of rest. Whenever bullet fired from gun passes through the glass window, its contact area is very less and its contact time is also very less because its velocity is too high.
that's why motion transmitted to a particular part to the glass window, that's why it makes only hole. But in case of ball, whenever ball is hit the glass window, its contact time is high because its velocity is not so much as compared to the velocity of the bullet fired by the gun, and its contact area is more. That's why energy is transmitted to the maximum part. That's why glass window is scattered. Okay, ये तो हुआ एनर्जी ऑफ लाइट। तो हम लोग देखते हैं एनर्जी ऑफ मोशन। एनर्जी ऑफ मोशन में क्या होता है कि टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट नॉट टू चेंज पोजीशन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ, ये क्या रहता है आपका एनर्जी ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल सपोज करिए पैसेंजर्स आर ट्रेवलिंग इन द बस, बस इज इन द मोशन, पैसेंजर आल्सो मूविंग विद द बस। As soon as driver takes brakes, applies brakes, what happens? Passenger moves in forward direction. Why this happens? So as soon as bus was in motion, passenger also was in motion with the bus. As soon as driver applies brakes, what happens? Bus comes to the rest position, and lower portion of the body which was in direct contact with the bus comes to the rest, but upper portion of the body which was in motion, due to inertia of motion, it may continue in motion. That's why they moves in, passenger moves in forward direction. So this is inertia of motion. अब थर्ड है inertia of direction. डायरेक्शन से क्या होता है, आप देखिए कि wheels of the two-wheeler or four-wheeler moving wheels, if they are moving in muddy areas, तो dust moves in perpendicular direction. या यूँ देखिएगा कि whenever ये stone is tied with a string and string is moving in a vertical circle. What happens if string breaks? Then stone moves in parallel direction to the motion. तो ये क्या है? This is due to inertia of direction. अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो क्लियर हो गया कि इसमें ये है कि एनी ऑब्जेक्ट इफ it is in either in motion or in rest, it will continue in rest or motion till any external force is not applied on the body. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें ये होगा A इक्वल टू, इसमें आपका जीरो रहेगा, एक्सेलरेशन है जीरो, आपका क्या रहेगा फोर्स इक्वल टू जीरो। और फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, ये आपका क्या होता है क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। आप देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिस द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, दैट्स क्लियर। अब हम देखते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू फोर्स applied on the body. Very important. Rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on the body. तो ये क्लियर हुआ कि हम लोग का जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, तो ये क्या करता है, गिव्स, ये है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। और ये है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो ये क्लियर हो गया कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है दैट गिव्स क्वालिटेटिव डेफिनेशन, बट क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। लेट अस स्टार्ट। लेट अ बॉडी ऑफ मास m is moving with initial velocity u, after time t its velocity becomes v। क्या मैंने अज्यूम किया कि कोई पार्टिकल m मास का है जो इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा है, t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v होगी। तो लेट अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving with initial velocity u, after time t its velocity becomes v। तो इनिशियल मोमेंटम ये हो जाएगा m into u, तो हमको चाहिए चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम होता प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो फाइनल हो जाएगा m into v, बिकॉज़ मास m है, फाइनल वेलोसिटी v है। अब हमको चाहिए चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p, तो p2 minus p1, p2 mv minus mv। ओके,
टेक आउट एम एच कॉमन, यहाँ आएगा बी माइनस यू। अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल्टा टी, वी विल गेट हियर बी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो एम ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नोन एज एक्सेलरेशन। तो ये क्लियर हो गया कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एम ए, एंड एम ए क्या होता है, फोर्स होता है, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ। तो rate of change of momentum is equal to force applied on the body. This is known as Newton's second law of motion. That's why Newton's second law of motion is also known as quantitative definition of force. In a quantitative definition of force is given by Newton's second law of motion. We may calculate how much force is required. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा पी इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। डेल्टा पी है चेंज इन मोमेंटम, ओके, चेंज इन मोमेंटम, और एफ इंटू डेल्टा टी व्हेनेवर फोर्स applied on a body for short period, then product of force and that time interval is known as impulse। इसको क्या बोलते हैं, impulse। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। ओके, इम्पल्स का भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग ने देखा इम्पल्स इट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, एफ इनटू डेल्टा टी, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम पीरियड। इसका यूनिट हो जाएगा, फोर्स का होता है न्यूटन और टाइम पीरियड का होता है सेकंड, से न्यूटन इनटू सेकंड। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो आएगा, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू इंटू टाइम का टी, तो ये हम लोग का आएगा एम एल टी माइनस वन। तो इम्पल्स कैसे डिफाइन करेंगे, whenever force is applied on a body for short time period, then product of that force and time period is known as impulse। Impulse is a vector quantity, unit हुआ न्यूटन इंटू सेकेंड और डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ एम एल टी माइनस वन। अब इसके बाद में देखिए इम्पल्स को जैसे हम लोग ये बोलते हैं आवेग, इम्पल्स। अब इम्पल्स क्या होता है, एफ इंटू डेल्टा टी। मान लीजिएगा कोई फोर्स किसी बॉडी पे बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए काम करता है, तब होता है उसका ये इम्पल्स हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम पीरियड। वो वर्क और समय अंतराल अनुभव क्या कराएगा, आगे कराएगा। अब देखिए इसमें हम देखेंगे एफ इक्वल का इम्पल्स को आई बताएं तो आई अपॉन डेल्टा टी। इससे आता है जो फोर्स होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड के समानुपाती होगा। ठीक है, यानी कि टाइम कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा और टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा। इसका देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई क्रिकेटर है जब कैच पकड़ता है तो अपने हाथ को पीछे ले जाता है, क्यों कि जो उसका कांटेक्ट एरिया है बॉल का हाथ में वो बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए। जब वो टाइम ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स कम लगेगी तो उसको चोट कम लगेगी। दैट्स व्हाई होता है कि व्हेनेवर क्रिकेटर प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स कैचेज ए कैच, प्लेयर्स टेक हिज हैंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन सो दैट दिस टाइम पीरियड में इंक्रीज, दैट्स व्हाई फोर्स विल डिक्रीज एंड ही विल फील लेस हर्ट। ओके, जैसे आप मान लीजिए कोई आदमी कच्चे फर्श पर कूदे तो उसको चोट कम लगती है, लेकिन पक्के फर्श पर कूदेगा तो ज्यादा चोट लगती है। क्यों, जैसे कूदेगा पक्का फर्श है, हार्ड है, तो बॉडी रेस्ट में आती है, तो टाइम कम रहता है तो फोर्स ज्यादा लगता है, ज्यादा फोर्स लगेगा तो चोट ज्यादा लगती है। और कच्चे फर्श में क्या होता है कि रिजल्ट नहीं होता है, जैसे कोई गिरेगा तो इट टेक्स मोर टाइम टू कम टू दी रेस्ट, देन व्हाट विल हैपन, टाइम विल इंक्रीज, फोर्स विल डिक्रीज, तो उसको कम लगेगा चोट। ठीक है, अब देखिए हमारा था न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, ये कहलाता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है, तो बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन ऑल्सो, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। ये क्या होता है, फॉर एवरी एक्शन यानी प्रत्येक क्रिया की बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन है इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, यानी ये कहते हैं इसको एक्शन और रिएक्शन का लॉ भी बोलते हैं। मान लो एक कोई बॉडी है, ए पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी, ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस फोर्स बी टू ए, फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू ए, यानी बी बॉडी ए पे जितना फोर्स लगाएगी तो उतना ही ए बी पे भी लगाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये कहलाता है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू 0। तो
तो ये हो गया कि भाई प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत विधान की क्रिया होती है। जैसा देखिए कोई गन को फायर करते हैं, बुलेट को गन से, तो पीछे धक्का मारती है जैसे, तो उसका जितनी स्पीड से वो बाहर निकलेगा, उसका मोमेंटम मान लो m into u है, तो उतने वेग से वो पीछे भी धक्का देती है। तो रिक्वायरिंग वेलोसिटी करिए ये कोई आपका प्लेन रखा हुआ है, ओके, इसका रिएक्शन फोर्स आ रहा है, वेट mg है, m मास का कोई ब्लॉक रखा है और ये आपका a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो क्या हुआ, ऊपर जा रहा है यानी ये वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा। F इक्वल टू क्या बताया मैंने आपको, m बताया, F इक्वल टू m है। तो नेट फोर्स क्या हुआ, रिएक्शन फोर्स ऊपर है, वेट नीचे काम कर रहा है, तो यानी ये बड़ा हो गया तो नेट फोर्स हो जाएगा बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये आपका हो जाएगा r माइनस mg इक्वल टू ma। तो r आपका हो जाएगा mg प्लस ma, यानी m हम लोग कॉमन लेंगे तो हो जाएगा g प्लस a। इसका मतलब होगा कि अगर n ब्लॉक का कोई समतल है बॉडी एक तरह से एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो उस केस में जो रिएक्शन फोर्स हो जाएगा mg प्लस ma, उसके वेट यानी mg से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा। दूसरा सपोज करो वही कोई प्लेन आपका m मास का है, ये रिएक्शन फोर्स है, तो इसका जो वेट रहेगा, वेट हमेशा नीचे काम करेगा mg। आप सपोज करो ये a एक्सेलरेशन एक तरफ से नीचे आ रहा है, तो F इक्वल टू होता है, नेट फोर्स हमारा कितना होगा, ये नीचे आ रहा है यानी ये बड़ा होगा ना, तो F यानी ये हो जाएगा हमारा mg माइनस r इक्वल टू कितना होगा ma, तो ये हो जाएगा mg माइनस ma इक्वल टू r। तो रिएक्शन फोर्स हमारा आ जाएगा mg माइनस a। इस केस में क्या है कि व्हेनेवर एनी लेफ्ट यानी ऑब्जेक्ट इज कमिंग टुवर्ड्स अर्थ विद एक्सीलरेशन a, द प्लेन, इसका जो रिएक्शन फोर्स है mg वो ma से भी कम हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, ऊपर जाने पे ma से बढ़ जाएगा। थर्ड मान लो ये है कि वही ब्लॉक अगर आपका रखा हुआ है, रिएक्शन फोर्स r है, वेट mg है, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी v क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, जो भी लेंगे। अब व्हेनेवर वेलोसिटी इज कांस्टेंट देयर विल बी नो एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन तुरंत क्या होता है, वेग परिवर्तन की तरफ तुरंत कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। Whenever body is moving in upward direction or downward with constant velocity, in that case what happens, acceleration will be zero। तो क्या रहेगा हमारा, तो ये रहेगा r इक्वल टू कितना होगा mg हो जाएगा। ओके, तो ये इसका एक एप्लीकेशन हुआ। अब अभी हम लोगों ने एक चीज देखा, जैसे सेकंड इक्वेशन में क्या बताया, फोर्स बताया, तो थोड़ा फोर्स के बारे में देख लो, फोर्स को बोलते हैं बल। अभी हम लोग क्या निकाला, F इक्वल होगा ma, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो यूनिट होगा, जैसे यूनिट होगा पहले देखिए इसका यूनिट देखते हैं, यूनिट इसके मार्क करके आ जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने लिया MKS पद्धति में, तो MKS पद्धति में ये हो जाएगा मास द्रव्यमान केजी होता है, तो हमारा होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, करेक्ट है। तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो न्यूटन हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्लियर हो गया कि बल का मात्रक MKS पद्धति में क्या है, न्यूटन है। अब एक न्यूटन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी वह बल जो 1 किलोग्राम के पिंड में लगेगा और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रभाव पैदा करेगा, एक न्यूटन कहलाएगा। द फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन द बॉडी ऑफ 1 kg ऑफ मास एंड प्रोड्यूस द एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड 1 न्यूटन। अब देखिए इसी तरीके से जब हम CGS में जाएंगे, है ना, तो मास का क्या होता है, ग्राम, और तुरंत एक्सीलरेशन का होता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं डाइन। तो एक डाइन जो हमारा होगा वो हो जाएगा 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक डाइन को कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई ऐसा बल जो 1 ग्राम के पिंड में लगाएं और उसमें तुरंत कितना पैदा करता है, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, तो वो बल एक डाइन का कहलाएगा। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, 1 dyne that force which acts on the body of 1 gram of mass and produce the acceleration of 1 centimeter per second square। क्लियर। अब देखिए इसके बाद में ये तो है एब्सोल्यूट यूनिट। अब देखो न्यूटन और डायन में क्या संबंध है, एक न्यूटन को मैंने क्या बताया था, F इक्वल टू ma, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेम बेस में पावर जुड़ जाएगी, 3 तो 5,
ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने क्या बताया डायन होता है, तो 1 न्यूटन में कितना डायन होगा 10 की पावर 5। क्लियर। तो ये हमारे थे एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ आपका एक फोर्स। एक और देखो, एक इसमें ग्रेविटेशनल यूनिट भी होते हैं, गुप्ती है ना, ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो एब्सोल्यूट यूनिट में डायन न्यूटन होगा, एम के सिस्टम में न्यूटन है, सी में डायन है। ग्रेविटेशनल में एम के में हमारा होता है केजीएफ कहो या केजी वेट भी बोलते हैं, किलोग्राम फोर्स है किलोग्राम वेट। तो 1 केजीएफ किलोग्राम फोर्स ये क्या जाएगा आपका, इसको बोलेंगे 1 केजी इंटू इसमें एक्सटेंशन का 1 जी, तो आपका ये होता है 9.8 न्यूटन। तो ये होता है कि 1 किलोग्राम की बॉडी में लगाएंगे और उसमें एक्सटेंशन कितना का लगाएगा 9.8 न्यूटन का। इसी तरीके से हमारा दूसरा होता है ग्राम फोर्स कहिए या ग्राम वेट बोलते हैं। तो 1 ग्राम की बॉडी पे लगाएगा, उसमें एक्सटेंशन 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा 1 ग्राम की बॉडी पे लगाते हैं, एक्सटेंशन कितना होता है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दीज आर द यूनिट्स ऑफ force. Okay. Now, in next class, I will tell you applications of the Newton's law of motion. यानी जो पुली है, घिरनी है, बहुत वेरियस टाइप्स के पुली पे कोई वेट लगे हुए हैं, मेट पे रखा है, इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, उस पे पूरा आपका डेरिवेशन रहेगा एंड आई विल गिव यू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आल्सो। ठीक है। If you have any problem, leave your problem on my comments. I will try to give you the solution.